1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं, जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। देश का विकास तभी संभव है जब युवा राजनीति में आके भागीदारी करे और जो देश की समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास करे। ये एक स्टेटमेंट है भारत के एक नायाब व्यक्ति का, नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार, शुभम सिसोदिया नाम है मेरा। यूपीएससी उदया बाई अनअकैडमी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि इस चैनल पे हम आसान भाषा सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। इस सीरीज में आपको छोटे छोटे टॉपिक्स एकदम टू द पॉइंट वे में, जो करंट अफेयर आपके साथ साथ में स्टैटिक में भी जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लेके आते हैं आपके लिए, टू द पॉइंट में उनका डिस्कशन करते हैं। तो ये जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम रहेगा कंडीशन ऑफ यूथ इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स में जो यूथ है उसकी क्या कंडीशन है, क्या डेटा कहता है हमारा, क्या क्या सारे स्टैटिक्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब हम इनके बारे में बात क्यों करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा रिसेंट में जो हमारा इंडिपेंडेंस डे निकला है, उस दिन पीएम मोदी जी के द्वारा एक डिक्लेरेशन करी गई, एक घोषणा करी और उन्होंने बोला कि हम पूरे भारत से लगभग 1 लाख ऐसे युवाओं को इन्वाइट करेंगे जिनका नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो और उनको राजनीति में लेके आएंगे, उनको पॉलिटिक्स में उतारेंगे। उसके बाद ही हम देखेंगे कि मोदी जी के द्वारा अभी जो रिसेंट में जो संडे को जो एक मन की बात उनके द्वारा प्रोग्राम किया जाता है, उस प्रोग्राम में भी उनके द्वारा बोला गया कि जो मैंने ये जो चीज डिक्लेरेशन करी थी, जो मैंने बात बोली थी जो यूथ को लेके आने की, 1 लाख लोगों को लेके आने की, उस पर रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। और ये रिस्पांस इतना अच्छा है तो मतलब पॉजिटिविटी की ओर है कि भाई लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस जो है मिल रहा है, ऐसा मोदी जी ने कहा। तो ये जो हमारी खबर है, आज का जो वीडियो है, ये मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स का हमारा जो आर्टिकल है इसको लिया है। एज वेल एज हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेस का है, या फिर इसके बारे में बात करें, जो पूरी न्यूज़पेपर की कटिंग है यहाँ पर भी हमने देखा है इसको। ठीक है, तो यानी कि दोनों कंपाइलेशन है, जो इंडिपेंडेंस डे है और मन की बात है। जो जो पॉइंट्स हमारे बनेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा, यहां से पॉइंट्स ऐसे भी बनेंगे जहां से आपका मेंस का आंसर जो है बन सकता है। पॉसिबिलिटी है इस बार आ सकता है ये, क्योंकि मोदी जी के द्वारा बोला गया है, चर्चाओं में भी रहा है, 2 रीजन से, वोटिंग की वजह से भी और अभी जो मोदी जी ने बोला है इस वजह से, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम ग्लोबल ट्रेंड देख लेंगे कि भारत में अगर युवाओं की राजनीति की बात करी जा रही है तो पूरे विश्व में युवाओं का राजनीति पर क्या स्टैंड है, क्या कुछ डेटा है, कुछ एग्जांपल की सहायता से देखेंगे। पहला एग्जांपल है एक व्यक्ति आपका जिनका फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है, फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं ये, गैब्रियल अटेल इनका नाम है, और मात्र 34 साल की उम्र में ये व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। देश है आपका फ्रांस। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं ये लेडीज हैं और ये 38 की इनकी उम्र है और फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, नाम है सना मारिन। यानी कि मात्र 38 साल की उम्र में ही अगर इनके बारे में बात करें तो ये प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और आपके सामने है यहाँ पर, ये चिली के प्रेसिडेंट साहब हैं और 37 की उम्र में ही, नाम है इनका गैब्रियल बोरिक। ठीक है, इतनी कम उम्र में ही ये वहां के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हमें देखने को मिली। अब बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में क्या स्टेटिस्टिक्स है, इंडिया में क्या कंडीशन है। देखो, इंडिया में हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है। इंडिया का ट्रेंड क्या कहता है, इंडिया का ट्रेंड हमें बताता है कि जो भारत का युवा है वो वोटिंग वाली राजनीति में, यानी कि जब वोट करने की बात आती है तो बढ़ चढ़ के वो हिस्सेदारी अपनी दिखाता है, इंटरेस्ट भी अच्छे से लेता है। लेकिन जब बात लीडरशिप की आती है तो लीडरशिप के तौर पे, यानी कि जब उनको पॉलिटिक्स एज अ लीडर देखें या फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की बात करें तो वो खासा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इसका रीजन क्या है, वो सारी रीजन भी हम देखेंगे, मीडियम्स क्या हो सकते हैं वो भी देखेंगे, जो बुलेट पॉइंट होंगे हम उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो कुछ जो डेटा है हमारा, उस डेटा को देख लेते हैं। लेकिन अभी मैं जो आपको बताऊं भारत के बारे में, एक बेसिकली एक बात बोली जाती है कि यंग कंट्री विद ओल्ड पॉलिटिशियन। आपने देखा होगा कि जो भारत में ज्यादातर जो पॉलिटिक्स है, ज्यादातर पॉलिटिक्स में हमारे जितने भी अच्छे नेता हैं या फिर ज्यादातर हमारे जितने भी लीडर हैं, ज्यादातर सारे जो लोग हैं वो यंग नहीं हैं, यानी कि एज्ड लोग हैं। जो यंग लीडर्स हैं वो गिने चुने कुछ गिनतियों के ही कुछ ऐसे लोग हमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इसका पीछे का जो रीजन है, अब मैंने जैसा आपको बताया, यहाँ आप देख सकते हैं एवरेज एज, यानी कि लोकसभा के मेंबर की आप एवरेज एज देखेंगे तो 56 ईयर निकल के आ रही है, जबकि वहां 34, 35, 36, 37 की साल में लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन रहे थे ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, लेकिन अगर जैसा मैंने आपको बताया, वोटिंग में तो इंटरेस्ट ले रहे हैं भारत के युवा, लेकिन जब लीडरशिप की बात आती है तो वहां पर डेटा देखने को नहीं मिलता है। ये अब तक का ट्रेंड था। लेकिन अब एक और नया डेटा हमारे सामने आया है, काफी चर्चा में भी रहा था और काफी लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, जो कि थोड़ा सा चौंकाने वाला, डराने वाला डेटा था। अच्छे हमारे लिए संकेत नहीं थे।
ये डेटा क्या कह रहा था? ये डेटा हमें बता रहा था कि अभी जो 18वीं हमारी लोकसभा हुई है, अभी मैं बता रहा था कि जब ज्वाइन करने की बात आती है पॉलिटिक्स तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, वोटिंग में लेते हैं। लेकिन अब ये भी डराने वाली बात थी इसमें कि अब जो भारत का युवा है वो वोटिंग में भी इंटरेस्ट इतना नहीं ले रहा है। जी हाँ, 18वीं लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए हैं वहां पर एक चीज देखने को मिली कि जो लगभग जो हमारे 18 से 19 साल के जो युवा लोग हैं, जब वोटिंग से पहले, जब इलेक्शन के टाइम पे, जब वोट डालने से पहले जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उस रजिस्ट्रेशन में इन युवा लोगों का जो परसेंटेज था वो 40% से भी कम रहा। और एक बहुत ज्यादा डराने वाला डेटा सामने आया, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, एक इतने बड़े जो लोकतंत्र देश है उसके लिए अगर युवा अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इवन वोटिंग में, लीडरशिप की बात छोड़ो, तो ये थोड़ी सी चिंता वाली बात हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि अगर ये डेटा हमारे सामने है तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों भारत के देश का जो हमारा जो भारत देश है, इसका जो युवा है, इस देश का युवा क्यों पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्यों इससे कटता जा रहा है, इसके पीछे के कुछ रीजन हैं और उन रीजन के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट आएगा आपका डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, यानी कि परिवार वाली जो राजनीति है, वो एक बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में स्टेब्लिश वही व्यक्ति हो पाता है जिसका एक जो उसके परिवार में या फिर उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा हो, ठीक है, यानी कि उसके परिवार में लंबे समय से राजनीति आ रही हो। चाहे आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, नाम लेना यहाँ पर उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप सब लोग जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां पर जिनके मतलब अगर इनकी जो वंश है वो उसी में राजनीति अच्छी चलती आ रही है। तो ये एक रीजन है। दूसरा, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट होते हैं, यानी कि अगर आपके आज के टाइम पर आपको अगर राजनीति में जाना है तो आपको बहुत मोटे पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला भौकाल जमाने के लिए एक मोटे पैसे की जरूरत होती है। और ये एक जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है उसके लिए सारी चीजें मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता। तो यानी कि पैसा एक जो है वो बड़ा बैरियर बन के आता है इंडियन पॉलिटिक्स में, जो यूथ का जो पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर। इसी पर एक जो कमेंट है वो कमेंट बोला गया था भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। वाजपेयी साहब ने कहा था कि भारत का जो जनतंत्र है वो अब जनतंत्र नहीं, वो धनतंत्र की ओर बढ़ता जा रहा है। उनके ऊपर ये कमेंट इसलिए कहा गया था क्योंकि जो चुनाव में जो पैसे खर्च करने की बात आती है, आप बहुत सारे आर्टिकल्स डेटाज भी देखते हैं कि इतनी ज्यादा पैसे की जरूरत होती है जो कि एक लिमिट से ज्यादा होती है, और एक जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक, अगला अगर बैरियर के बारे में हम बात करेंगे तो वो है सोशल प्रेशर। यानी कि आपने देखा होगा कि भारत का जो मिडिल क्लास आदमी है वो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की ओर ज्यादा भागता है। इसीलिए आप देखेंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनका चार्म इंडिया में इतना क्यों है, ठीक है। और पॉलिटिक्स ऐसी चीज है कि मान लीजिए आप बाई चांस पॉलिटिक्स में चले भी गए, एक बार आप इलेक्शन जीत भी गए, तो अगली बार गारंटी नहीं कि आप इलेक्शन जीत पाएंगे। यानी कि अनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा हैं पॉलिटिक्स में। इसलिए जो हमारे समाज का जो एक सोचने का तरीका है वो ये है कि नहीं, हम ऐसा जो करियर है वो परस्यू करेंगे जहां पर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, और पॉलिटिक्स में ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। तो ये एक सोशल प्रेशर होता है, प्लस कल्चरल नॉर्म्स। यानी कि कई बार ये होता है कि पॉलिटिक्स में जब भी कोई व्यक्ति जाने की सोचता है तो उसे लोग अलग ही नजर से देखने लगते हैं। उसके कई सारे रीजन हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि पॉलिटिक्स जो शब्द है उसको इतना नेगेटिवली ले लिया गया है कि भाई, अगर आपने ऑफिसेज वगैरह में भी देखा होगा कि भाई तू पॉलिटिक्स क्यों कर रहा है, ऐसे लोग बोलते हैं, तो पॉलिटिक्स को एक अलग इमेज दे दी गई है। तो अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाने के लिए बोलता है या फिर वो प्रिपेयर कर रहा होता है पहले, तो एज सच उसे अलग थोड़ा सा दृष्टिकोण से समाज में देखा जाता है। एक अगला रीजन ये हो सकता है लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में बहुत सारी स्किल्स के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स की बात करी जाती है, लेकिन पॉलिटिक्स में जाने के लिए ऐसा कोई ना तो आप कोर्स देखेंगे, ना कोई ऐसा स्किल प्रोग्राम देखेंगे, ना ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देखेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इशू है। अगला आता है करप्शन और वायलेंस। आपने भारत में ज्यादातर यहाँ पर देखा होगा, जो ज्यादातर बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत सारे जो डेटाज हैं वो आते हैं, तो आपने यहाँ पर ये चीजें देखी होंगी कि जो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस या फिर करप्शन के मामले उनके ऊपर बहुत ज्यादा आते हैं। प्लस वो कई बार वो लोग वायलेंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ से आप एक जो आर्टिकल है, एक जो पॉइंट है, आप उसे भी जो कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम कि पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन और क्राइम का पॉलिटाइजेशन, यानी कि अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बस थोड़ा सा टचअप देने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है उसको वो क्राइम और वायलेंस में इन्वॉल्व होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए थोड़ी सी जो इमेज वाला जो मामला है वो नेगेटिव इमेज एकदम ऐसी क्रिएट हो जाती है पॉलिटिक्स की। तो ये सारे रीजन थे, ये आपको मदद कर सकते हैं। अगर इस बार देखिए 2-3 बार ये मामला चर्चाओं में रहा है तो मेंस में जो है क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो आप इन चीजों को कोट करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके आंसर में एक ऑथेंटिसिटी लाने में आपकी हेल्प करेंगे। अब अगर प्रेजेंट की बात करी जा रही है तो थोड़ा सा हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे। यानी कि जब हमारे आजादी की जो लड़ाई हमारे कुछ लोग लड़ रहे थे, तो उस टाइम से लेकर जो हमारे भारत में जो इतिहास क्या रहा है यूथ का पॉलिटिक्स में, उनके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। शुरुआत करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। तो देख सकते हैं बहुत ही कम उम्र में इनके द्वारा, हालांकि उसको हम प्राइमरली पॉलिटिक्स नहीं कह सकते, प्राइमरी इनका जो उद्देश्य था वो था देश को आजादी दिलाना, इसी के लिए इन लोगों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन हाँ, हम इनका जो है नाम ले सकते हैं कि
जो है युवा उम्र है, उसी युवा उम्र से इनको जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी थी और अपने देश के लिए इनको जो है देश की सेवा भी करनी थी। उसके बाद देख सकते हैं आप हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं, एकदम युवा अवस्था में पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया इन्होंने देश की राजनीति के लिए या फिर जो है उसे आज़ादी दिलाने के लिए। उसके बाद एक देख सकते हैं आप जो बिहार में काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, जेपी नारायण साहब, ठीक है। देखा कि जवानी में ही इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और बिहार में एक पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा इन्होंने अपनी जो है गढ़ बनाया वहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं द लेजेंडरी मैन, यहाँ पर आप अगर पहचान पाए होंगे आप लोग अब तक तो ये हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। ये उनकी युवावस्था का फोटो है क्योंकि उन्होंने तभी उसी टाइम से जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी, तो इनका एग्जाम्पल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो जैसा मैंने बताया तो कुछ गिने चुने ही ऐसे लोग हैं भारत में अभी अनफॉर्चुनेटली जो कि अभी युवावस्था में पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। उनमें से आप देख सकते हैं एग्जांपल आपके यहाँ पर जो तेजस्वी यादव जी हैं इनके देख सकते हैं। उसके बाद राघव चड्ढा दिल्ली से आप इनको देख सकते हैं और उसके बाद जो कन्हैया कुमार है इनको देख सकते हैं। विवादों पर नहीं जाएंगे, मैं जस्ट एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल ओवरऑल हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चीज बोली है कि 1 लाख जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के युवा हैं उनको बुलाएंगे, उसके इतर क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अगर एक युवा व्यक्ति को पॉलिटिक्स में जाना है तो क्या क्या प्लेटफॉर्म उसके पास हो सकते हैं, क्या क्या चीजें वो यूज करके पॉलिटिक्स में जा सकता है। तो देखो यहां पर आपको सब देखेंगे, एग्जांपल की सहायता से हम देख सकते हैं कि मूवमेंट और प्रोटेस्ट। मूवमेंट और प्रोटेस्ट, इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो दिल्ली में अभी जो कुछ ऐसे युवा उस टाइम पे थे, या फिर हम बात करें तो अभी काफ़ी विवादों में चले हुए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हैं वहाँ के। तो ये पता है आप देख सकते हैं उस टाइम पर जो अन्ना हजारे जी के द्वारा एक जो करप्शन फ्री मूवमेंट चलाया गया था, उसी मूवमेंट के बाई प्रोडक्ट थे ये लोग। तो मूवमेंट और जो प्रोटेस्ट है, मूवमेंट और प्रोटेस्ट भी एक अच्छा रास्ता खोलता है पॉलिटिक्स में जाने के लिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिल्ली वाला आपने देखा। उसके बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स, अभी मैं आपको कन्हैया कुमार के बारे में बता रहा था, विवादों के बारे में फिर हम कोई बात नहीं करेंगे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपने बहुत सारे और भी लोग देखे होंगे जो कि कॉलेज हुए या फिर यूनिवर्सिटीज हुई, उनमें उनकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स में वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। आज के टाइम पर आप राजस्थान में देख सकते हैं काफी जो इन्वॉल्व रहते हैं लोग बहुत ज्यादा, और अच्छी धाक उन्होंने जमाई हुई है, ना कि सिर्फ विधायक। और रविंद्र सिंह भाटी का नाम आप जानते होंगे, विधायक के साथ साथ सांसद हैं वो भी। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको देता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो उसके बाद आपको जो आगे की राजनीति के लिए आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। उसके बाद एक्टिविज्म, यानी कि आप किसी प्रकार के अगर कार्यकर्ता हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हुए या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हुए, यानी कि आप जनता के साथ आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए चीजें आगे के लिए आसान हो जाती हैं। उसके बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज के टाइम पे बहुत सारे हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में नहीं, अपने सिर्फ अपने सेल्फ के लिए सारी चीजें होती हैं। बट हाँ, सोशल मीडिया आपको एक अच्छा जो है चीजें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि आप जनता के साथ अच्छे तरीके से जुड़े हुए हो और आप राजनीति में भी आना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट हमने बात करी, सारी चीज हमने यहाँ पर देखी। होपफुली जो इन्फॉर्मेशन है, सारे पॉइंट्स हैं, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। डेफिनेटली आप इनको लाइटली ना लें। होपफुली एंजॉयबल रहा होगा पूरा सेशन आपके लिए। अगर अच्छा लगा है, कुछ डेटा आपको अच्छा लगा है, चीजें अच्छी लगी हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। आपके जो सुझाव हैं या फिर कुछ चेंजेस हैं आप वो भी दे सकते हैं कमेंट में। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करेंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट वहीं पर मिलती हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आसान भाषा जरूर चलता रहेगा। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।